मित्रों नमस्कार, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मेरे लिए आप सब मित्रों से रूबरू होने का और आप सबसे सीधे संवाद करने का एक सर्वोत्तम माध्यम है। और इस माध्यम ने मेरे कई मित्रों से ऐसे जोड़ दिया है कि मानो हम सब रोज मिलते हैं, हम सब साथ रहते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का उपयोग करते हुए मैं अपने मन के अंदर उपजे कुछ बातों को आपसे साझा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसे सुनेंगे और अपनी शुभकामनाओं के साथ मेरे द्वारा किए जा रहे इन कार्यों में सहयोग भी अवश्य देंगे। दोस्तों, लॉकडाउन के समय पहले मैं फेसबुक लाइव के थ्रू आप सबसे मुखातिब हुआ करता था और अपनी बातों को आपके सामने रखता था, और उसी समय आप सबके सराहना से उत्साहित होकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। तो लॉकडाउन से शुरू हुआ यह सिलसिला धीरे धीरे अब यह मेरे काम का एक हिस्सा बन गया है। लोग देखते हैं, सराहते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। इन सब से मुझे एक अलग एनर्जी मिलती है और इसी का परिणाम है कि अब मैंने कई विषयों पर उसकी श्रृंखला भी शुरू की है। हालांकि जो मेरे मित्र मेरे इंडस्ट्री के हैं, मतलब बैंकिंग और फाइनेंस के इंडस्ट्री के हैं, आश्चर्य करते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि मैं कैसे अपने इस व्यस्त ऑफिशियल कामों के बीच इस काम के लिए समय निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमारा काम हमें इतना ऑक्युपाई कर लेता है कि कोई अपने काम से हटकर इस तरह की क्रिएटिव काम को नहीं कर पाएगा या उनके लिए करना बड़ा मुश्किल होगा। परंतु शायद मैं इसके लिए समय इसलिए निकाल पाता हूँ क्योंकि मैं अपने पूरे एकेडमिक करियर में, मतलब अपने 10वीं पास करने के बाद से लेकर MBA करने तक स्कूल एवं कोचिंग से जुड़ा रहा हूँ। पठन पाठन मेरे सक्रिय जीवन का हिस्सा रहा है और यही कारण हो सकता है कि मुझे आज भी लिखने पढ़ने में बहुत आनंद आता है। हालांकि जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उन्हें मालूम है कि इसके अलावा भी मैं कई सारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता हूँ। उनमें से एक संगठन ऑल इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड असिस्टेंस ब्यूरो भी है, जिसको हम शॉर्ट में AILAAB भी कहते हैं, जिसकी देखरेख की जिम्मेवारी मेरी होती है। यह संगठन समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को न्याय दिलाने में सहायता करती है। कुछ समय पहले ही मैंने अपने द्वारा लिखित कर्मयोगी के नाम से एक कविता संग्रह प्रकाशित किया है। एक और मेरी किताब जो आम जन के अधिकार पर आधारित है, थोड़े ही समय में प्रकाशित होने की उसकी उम्मीद है। और ये सब ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एक तो आप सबका प्रोत्साहन है मुझे, और दूसरा मेरे दिल की आवाज है जो कहती है, आओ समाज में थोड़ा लौटें और थोड़ा समाज को लौटाएं। मतलब कि अपने समाज के बदलाव एवं विकास में कुछ सहयोग दे सकें तथा आत्मनिरीक्षण करते हुए एक बेहतर इंसान बन सकें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन कार्यों को करने से जो मुझे आत्मीय प्रसन्नता मिलती है वो अतुलनीय है। वास्तव में इन सब कार्यों को कर पाने की कार्य क्षमता ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि मेरा मानना है कि वास्तविक संपत्ति वही होती है जिसके आने से तो खुशी मिले ही, पर अगर जाए भी तो भी समान खुशी मिले। और यह ज्ञान के साथ ही हो सकता है। जैसे ज्ञान पाने में जो प्रसन्नता मिलती है उससे कहीं ज्यादा ज्ञान को बांटने में मिलती है, और ऐसा रुपया पैसा या मकान जमीन जायदाद के मामले में नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता है। उसके जाते वक्त हमेशा दुख होता है। मित्रों, आज आप सबसे इन बातों को शेयर करने के पीछे मेरा मकसद आप सबको अपने एक मुहिम से जोड़ना है और उसके लिए निवेदन करना है। इसका नाम हमने रखा है TRP। यहाँ TRP से मेरा मतलब टेलीविजन का TRP से नहीं है, बल्कि उसका मतलब है टारगेट रिमाइंडिंग प्रोग्राम। मतलब सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कीम को जो भी उसके टारगेट सेगमेंट हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उस तक उसकी स्कीम को पहुंचाया जाए, उसकी जानकारी को वहां तक पहुंचाया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, देश एवं राज्य की जनता के जीवन यापन और उसके सर्वांगीण विकास के लिए हर समय कुछ न कुछ योजनाएं या स्कीम लाती रहती है। और इस तरह की दर्जनों स्कीम आज भी चल रही हैं, हर समय चलती रहती हैं। परंतु मैंने उनमें से जब बहुत सारे स्कीम्स के बारे में पता किया, उनका अध्ययन किया, उन पर रिसर्च किया, तो पाया उनमें से ज़्यादातर योजनाएं सफल नहीं हो पाती। और इसके अमूमन कई कारण होते हैं, परंतु इसका सबसे बड़ा कारण होता है उन संदेशों को, उन मैसेजेस को उन सब लोगों तक नहीं पहुंच पाना जिसके लिए वो बनती है। ज़्यादातर ये स्कीम्स ऐसी कमरों में बनती हैं और वही दम तोड़ देती हैं। यहाँ तक कि उन योजनाओं के निर्माताओं को भी खुद इसके बारे में पता नहीं होता है, वे भी बनाते हैं और भूल जाते हैं।
कुल मिलाकर उन स्कीम का जितना प्रचार प्रसार सरकारी तंत्र या सरकारी प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना चाहिए नहीं होता है। और इस तरह अच्छी स्कीम के होने के बावजूद भी आम जनता जिसके लिए वो बनती है, वो स्कीम आता है, वो उसके फायदे से वंचित रह जाता है। एक तरफ तो सरकारी पैसा भी खर्च होता है और दूसरी तरफ लक्ष्य के मुताबिक सफलता भी नहीं मिलती है। मतलब इस समस्या का कारण उस स्कीम के बारे में लोगों के बीच जागरूकता का अभाव होना है। वहीं जिस स्कीम के बारे में जागरूकता होती है वह योजना एक जन अभियान बन जाता है। अगर उदाहरण की तरफ देखें तो उदाहरण के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान और जन धन योजना को ले सकते हैं। वैसे निर्मल भारत योजना पहले से भी थी, मगर प्रचार प्रसार के अभाव में असफल थी, जबकि उसी का दूसरा नाम स्वच्छ भारत उसके विपरीत बहुत हद तक एक सफल अभियान बन गई। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि अपना देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सरकार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मदद से जनता के बीच में काम करती है। इन्हें देश का आधारभूत खंभा भी कहते हैं। हालांकि समाज में एक और खंभा भी होता है जिसे मीडिया के नाम से जानते हैं। इसकी भूमिका भी लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, हमेशा से रही है। ये जनता और सरकार के बीच एक पुलिया का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है। इस कारण मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। और आज के मीडिया के बदले हुए परिदृश्य में भी आम जनता का विश्वास मीडिया में इतना ही होता है। आम जनता अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, समस्याओं पर आवाज उठाने के लिए मीडिया की तरफ बड़ी उम्मीद से देखती है। मीडिया की महत्ता को समझते हुए अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था कि यदि मुझे कभी यह निश्चित करने के लिए कहा गया कि अखबार और सरकार में से किसी एक को चुनना है तो मैं बिना हिचक यही कहूंगा कि सरकार चाहे न हो, लेकिन अखबार का अस्तित्व अवश्य रहना चाहिए। दोस्तों, सरकार के बिना मीडिया अधूरी है और मीडिया के बिना सरकार। एक तरफ देश की समस्याओं को अखबार या टीवी के माध्यम से मीडिया सरकार तक अपनी बात पहुंचाती है और दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के साथ साथ उसकी सफलता और असफलता की मूल्यांकन भी करती है। देखा जाए तो मीडिया का काम एक वॉच डॉग की तरह होता है। कहीं भी गड़बड़ी होती है उसे तुरंत प्रकाश में लाना होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मीडिया की कार्यप्रणाली और रूप पर सवाल उठने लगे। इसमें दो राय नहीं है कि मीडिया के काम करने के तरीके और चरित्र में कहीं बदलाव आया है। टेलीविजन जो मीडिया है, जो समाज का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय मीडिया है, इस मामले में थोड़ा और भी आगे चला गया है। मीडिया के कवरेज में काफी बदलाव आया है। कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया व्यक्ति केंद्रित हो चुका है। कुछ नाटकीयता और अति रंजनात्मक चीजों को डाल करके कार्यक्रम परोसा जाता है, दर्शकों को लुभाने की कोशिश की जाती है। बस यही मीडिया का आजकल काम रह गया है। ऐसा लगता है कि मीडिया अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भाग रहा है। वह गांव के लोगों, दबे पिछड़ों की समस्याओं को देखता नहीं है, उसको अछूता नजर आता है। देश से बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मीडिया को शायद उनसे कोई सरोकार नहीं है। वो तो ज्यादातर समय चटपटी खबरों को दिखाता है और आम जन से सरोकार वाले खबरों को फास्ट मूविंग खबरों के रूप में फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, परोस देता है। किसी गैंगस्टर की कहानी हो या किसी फिल्म स्टार की, लगातार चलता रहता है। हर प्रोग्राम में चलता है, सिर्फ एंकर बदल जाते हैं, रिपोर्ट वही रहता है। वहीं किसानों से संबंधित खबर हो, नई शिक्षा नीति के बारे में कोई बात हो या फिर लाभकारी सरकारी योजनाओं की बात हो, उनका जगह खबरों में हासिल पे होता है। वास्तव में अब स्पॉन्सर के पैसे की खनक अब मीडिया की आवाज की धमक को तय करती है। उनका मुख्य उद्देश्य प्रोग्राम को अच्छी टीआरपी दिखाना है, अच्छी टीआरपी लेना है। दोस्तों, टीआरपी एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है और आसान शब्दों में समझें तो किसी चैनल को कितने लोग देख रहे हैं यह टीआरपी से पता चलता है। किसी भी शो की टीआरपी तय करती है कि वो शो कितना सफल या कितना असफल है। परंतु इसके लिए सिर्फ मीडिया जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए हम लोग भी कुछ हद तक जिम्मेवार हैं। माना कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर टीवी न्यूज चैनल टीआरपी के को महत्व देता है और उसके पीछे भागता है, क्योंकि एडवर्टाइजर्स चैनल के साख को नहीं उनकी अंकों से मापते हैं। लिहाजा अगर रेवेन्यू चाहिए तो टीआरपी बढ़ाना जरूरी है और टीआरपी बढ़ानी है तो वही दिखाना होगा जो लोग देखना चाहते हैं। यानी एक नजर से देखिए तो हम सब उसके कारण हैं। जन जीवन के सरोकार से अगर प्रोग्राम आता है तो हम तुरंत चैनल बदल देते हैं। तो बेचारे न्यूज चैनल वाले क्या करें, वे तो वही दिखाएंगे ना, वही प्रोग्राम बनाएंगे ना जिससे उनके टीआरपी बढ़े। आखिर रेवेन्यू का सवाल है।
आखिरकार वे लोकतंत्र के प्रहरी के साथ साथ वे भी तो एक बिजनेस एंटिटी हैं। एक मीडिया हाउस बनाने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बड़ी संख्या में उन लोगों को सैलरियाँ देनी पड़ती है। वे सब खर्च उन्हें अपने प्रोग्राम से निकालने होते हैं। और भारत सरकार भी अपने दस्तावेजों में, अपने रिकॉर्ड्स में मीडिया उद्योग कहती है। तो ये सब लोकतंत्र के तथाकथित चौथे स्तंभ का उद्योग बन जाना पत्रकारिता के मूल्यों के अवमूल्यन की कहानी खुद ही बयां करता है। जहां तक मीडिया हाउस की कमाई का सवाल है, तो आज भारत में एक न्यूज चैनल का औसतन 90 से 95% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन से आता है। सिर्फ 5 से 10% कहीं केबल सब्सक्रिप्शन से आता है, जबकि आज अधिकतर विकसित देशों में यह कमाई टीवी मार्केट में 70% कमाई जो होती है सब्सक्रिप्शन से आती है और 30% एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से आती है। हालांकि रेवेन्यू की मजबूरियों के अलावा भी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण लोगों के सरोकार की खबरों का गला घोंट दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इनसे हमें कुछ ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकना चाहिए, क्योंकि ये तो बस एक व्यवसाय भर रह गया है। इन्हें जहाँ ज़्यादा फायदा होगा वे वही करेंगे, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के एजेंडा दिखाने की बात हो, या किसी फिल्म स्टार के बारे में प्रोग्राम चलाने की बात हो, या किसी गैंगस्टर की कहानी बताने की क्यों बात हो। हालांकि हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वे भी अपने एजेंडा में बैलेंस बनाते हुए आज भी लोकतंत्र के प्रहरी की तरह काम करेंगे। परंतु मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो कम्युनिकेशन का युग है। आज हम अपनी बातों को विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते नाम मात्र के खर्च से, या यूं कहूं कि मुफ्त में पहुंचा सकते हैं। आज सोशल मीडिया हमारे पास है, तो फिर हम मेन स्ट्रीम मीडिया से इतना उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं? क्यों ना हम सब इसका भरपूर उपयोग कंस्ट्रक्टिव कार्यों में करें और उन सभी जानकारियों को उन पिछली पंक्तियों में बैठे उन दूर दराज के लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें उसकी सख्त जरूरत है। क्यों ना हम सरकार के एसी रूम में बनने वाले स्कीम्स को निकालें, वहां से शहरों के चकाचौंध से निकाल कर उनको उन अंधेरी झोपड़ियों तक पहुंचाएं, जिससे उनके घर में भी रोशनी हो सके। मित्रों, बिना सही एग्जीक्यूशन के कोई भी प्लानिंग सफल नहीं हो सकता है। तो आइए हम आज वादा करते हैं कि हम इन मीडिया हाउसेस या जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करने के बजाय उसकी जगह पे हम खुद मीडिया हाउस या जनप्रतिनिधि बनकर उन सभी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें उसकी जरूरत है, और इस तरह अपने मातृभूमि के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो मित्रों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहेगा, इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं कि हम सब मिलकर आइए और विकास की राह खोजते हैं। हम सब मिलकर आइए और विकास की राह खोजते हैं। अपने पहले अब हम सब देश की बात सोचते हैं। अपने पहले अब हम सब देश की बात सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।